नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बंगाल जीतने का सपना, बंगाल जीतने की महत्वाकांक्षा, अंग्रेजों की तरह बंगाल जीतकर पूरे भारत पर विजय की खबर पर मुहर लगाने की कोशिश। बंगाल में मतदान से पहले चुनाव प्रचार खत्म, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रव्यापी ड्रामा चालू। मतदान खत्म होने से पहले उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में, खासकर बंगाल से लगे बिहार में, तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं को जमा करके जमकर महिलाओं को आकर्षित करने वाले इवेंट किए, ड्रामेबाजी की। कोशिश एक थी, बंगाल के चुनाव पर असर डालना, ममता बनर्जी से महिला मतदाताओं को दूर करना, यही कोशिश थी। और इस कोशिश की शुरुआत, इस पूरे ड्रामा की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने स्वयं की थी। ड्रामे का शिलान्यास हमेशा मोदी जी करते हैं, शिलान्यास करते हैं और लोकार्पण भी करते हैं। बाकी देश में किसी विकास योजना का मतलब मैं ढूंढता हूं कि जिसका शिलान्यास भी मोदी ने किया हो, लोकार्पण भी किया हो। मुश्किल है मिलना, शायद कोई मिल जाए। लेकिन इवेंट और ड्रामे का शिलान्यास भी करते हैं, लोकार्पण भी करते हैं। लेकिन मतदान से पहले खेल पलट गया है। 29 मिनट का जो राष्ट्रव्यापी रोना धोना कार्यक्रम चला था, राष्ट्रव्यापी रुदाली कार्यक्रम उसका नाम रखना चाहिए, वो राष्ट्रव्यापी रुदाली कार्यक्रम पर अब ग्रहण मंडरा रहा है। डिलीट किया जाएगा यूट्यूब से, डिलीट किया जाएगा फेसबुक से, मोदी के चैनल से भी डिलीट किया जाएगा। आगे लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्योंकि फैसला लेना है ज्ञानेश कुमार को। और फिर इतना हवा बांधने के बाद आखिर में हमारी भी मजबूरी है कि हम झूठ नहीं बोल पाएंगे। हमें यकीन है, हमें मतलब मुझे और भाऊ को, न्यूज लॉन्चर को यकीन है कि इतनी हिम्मत ज्ञानेश कुमार कभी नहीं कर पाएंगे कि डिलीट करवा दें। 700 लोगों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। 700 बहुत बड़ी संख्या होती है। 700 लोगों ने चिट्ठी किस लिए लिखी? मोदी पर एक्शन लीजिए। और बाकायदे एक एक नियम, कानून, कायदा, क्लॉज, सब कुछ ज्ञानेश कुमार को पढ़ाया है। लेकिन पढ़ने के लिए एक अच्छा स्टूडेंट भी होना जरूरी होता है। भाऊ को लाइए तो इस स्टूडेंट की जरा चर्चा कर ली जाए। स्वागत है भाऊ। भैया हेडलाइन दिखा दीजिए, लाइए। पीएम मोदी ने 2 चुनाव आचार संहिताएं तोड़ी, क्या चुनाव आयोग करेगा कुछ? एक नहीं 2। आगे चलिए चलिए। ये देखिए, शिकायत जो किया है लोगों ने, उसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने 18 अप्रैल 2026 को दिए गए राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का स्पष्ट उल्लंघन किया है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आधिकारिक पद का इस्तेमाल करके सरकारी मशीनरी और जनसंचार माध्यमों के जरिए चुनाव प्रचार और पक्षपाती प्रचार किया गया, जो चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल को अनुचित लाभ पहुंचाता है और समान अवसर के सिद्धांत को प्रभावित करता है। आगे चलिए, आगे चलिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धारा 7 इसकी जो है, देखिए एक एक पूरा डिटेल में है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धारा 7 के खंड 1A, 1A और 1B और 4, इन तीनों का हवाला दिया गया है, जो सत्ताधारी दल को आधिकारिक पद, सरकारी संसाधनों, परिवहन या कर्मचारियों का चुनावी लाभ के लिए उपयोग करने से रोकते हैं। शिकायतकर्ताओं ने चुनाव आयोग से तत्काल संज्ञान लेने, संबोधन की सामग्री, ट्रांसक्रिप्ट और प्रसारण की जांच कराने, उचित दिशा निर्देश जारी करने और कार्रवाई करने की मांग की है। और कहा है कि हम विश्वास करते हैं कि आयोग इस शिकायत को उसकी गरिमा और तात्कालिकता के साथ लेगा, जो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उसके संवैधानिक कर्तव्य के अनुरूप है, ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित हो सकें। अब जरा एक और हेडलाइन है, वो दिखा दीजिए थोड़ा डिटेल में इसको, क्योंकि तकनीकी मसला है तो संविधान, इसी बहाने हम भी थोड़ा सा अलर्ट होते हैं और आप भी हो जाइए।
राष्ट्र के नाम संबोधन देकर पीएम मोदी ने तोड़ी आचार संहिता। 700 नागरिकों की इसी से क्या है डिमांड? जरा लाइए भीतर, चलिए खबर के भीतर। हाँ, अब यहां पर देखिए, 20 अप्रैल को मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजी गई शिकायत में कई गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पीएम मोदी का भाषण दूरदर्शन, संसद टीवी और ऑल इंडिया रेडियो जैसे सरकारी माध्यमों से प्रसारित किया गया। चुनाव के समय इसका इस्तेमाल एक तरह से चुनावी और पक्षपातपूर्ण प्रचार है। सरकारी पैसे से चलने वाले मीडिया का इस तरह से इस्तेमाल करने पर सत्ताधारी पार्टी को एक तरफा फायदा मिलता है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। आगे चलिए, 3 पॉइंट में बहुत स्पेसिफिक डिमांड है। चुनाव आयोग के देखिए तीनों पॉइंट। चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के भाषण के कंटेंट और तरीके दोनों की जांच करे और उचित कानूनी कार्रवाई करे। यदि चुनाव आयोग ने पहले से इस प्रसारण की अनुमति दी थी तो सरकारी टीवी और रेडियो पर विपक्षी दलों को भी अपनी बात रखने के लिए बराबर का समय दिया जाना चाहिए। ये होता था, यही होता था, पहले स्लॉट होते थे। तीसरा पॉइंट, अगर यह पाया जाता है कि भाषण ने नियमों को तोड़ा है तो इसे सभी सरकारी प्लेटफॉर्म से तुरंत हटा दिया जाए। ये देखिए जो है, इसको हटाने और इसमें कोई पाया जाए क्या, ये तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट मामला है। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट वो गोदी चैनल वाला नहीं है एंकर का, ये बिल्कुल साफ है कि इसमें नरेंद्र मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। मैं इंदिरा गांधी की एग्जाम्पल दे चुका था एक दिन, और आज भी अगर जरूरत होगी तो आगे मैं रेफरेंस में लाऊंगा उसको। आगे चलिए जरा। आगे, इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में समाज के कई जाने माने लोग शामिल हैं, जैसे नजीब जंग, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल, योगेंद्र यादव, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, जयती घोष, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, टीएम कृष्णा, जाने माने संगीतकार और लेखक, ईएएस शर्मा, पूर्व केंद्रीय सचिव। ये कुछ नाम खाली लिखा है, 700 नाम लिखने में तो वही हो जाएगा 1 घंटा पढ़ने। इनका कहना है कि चुनाव आयोग को चुनाव की पवित्रता बनाए रखने के लिए अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए और तुरंत कदम उठाने चाहिए। ये सब कुछ है चाहिए, लेकिन जो चाहिए वो देने वाला है ही नहीं। चाहिए होना तो बहुत कुछ चाहिए, भाऊ होगा क्या? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन बेकार की बातों में, मोदी की जय जयकार ही करना। चुनाव आयोग के पास इससे भी बहुत गंभीर गंभीर मामले, जब गले से मंगलसूत्र निकालने वाली बात कही गई थी, कई गंभीर मामले आए, लेकिन चुनाव आयोग ने हमेशा इसे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं, उसको मॉडल ऑफ कंडक्ट बोला है। प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश जो था, वो बिल गिरने का कम था और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को घेरने का ज्यादा था। उन्होंने पूरे भाषण में महिलाओं के लिए सरकार कितनी प्रतिबद्ध है, ये तमिलनाडु, बंगाल के महिलाओं को बताने का प्रयास किया। एक चुनावी स्टंट था। सरकारी पैसे से भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बोल रहे थे। पहले, जैसा कि उस पत्र में कहा गया है, पहले सरकारी माध्यमों पे स्लॉट दिए जाते थे विभिन्न राजनीतिक दलों को, उनकी हैसियत के अनुसार टाइम स्लॉट मिलता था और वो बाकायदा उनके भाषण होते थे। लेकिन 2014 के बाद ये सब बंद हो गया। सिर्फ वन वे ट्रैफिक चला, सिर्फ मन की बात चलेगी और एक ही आदमी बोलेगा और बाकी सब ताली और थाली बजाएंगे। चुनाव आयोग को जरा भी शर्म हो। चुनाव आयोग यदि कोड ऑफ कंडक्ट की बात करता हो तो चुनाव आयोग ने, और यही बात थोड़ी आए बाएं हो जाए किसी विपक्ष के नेता द्वारा, चुनाव आयोग टूट पड़ता है, दूरबीन से देखता है कि क्या हो रहा है। क्या इसके पहले चुनावी धांधली के सबूत चुनाव आयोग के सामने नहीं रखे गए? एक से एक रखे गए, पूरे प्रूफ के साथ रखे गए। क्या चुनाव आयोग ने उनको माना? क्या चुनाव आयोग ने कोई इन्वेस्टिगेट किया? जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव आयोग में नियुक्तियां करना शुरू कर दी, तब से आज तक मुझे एक बात बताइए कि चुनाव आयोग ने कभी बीजेपी के खिलाफ कोई एक्शन लिया हो, सत्ता पक्ष के खिलाफ कोई एक्शन लिया हो?
चुनाव हर गलती को जस्टिफाई करता है। चुनाव आयोग झूठ बोलता है। चुनाव आयोग राजनीतिक वक्तव्य देता है। चुनाव आयोग के ट्वीट में राजनीतिक बू आती है। चुनाव आयोग भाजपा का प्रकोष्ठ बना है और मुख्य चुनाव आयुक्त भाजपा के प्रवक्ता। ऐसे में सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, जो इस देश की सेवा कर चुके हैं, उन लोगों द्वारा लिखा गया पत्र ये कम से कम रिकॉर्ड पे है, ताकि सनद रहे जनता को ये पता था। मैं फिर कह रहा हूं, ये सारे प्रयास, कई लोग कह रहे होंगे ये प्रयास से क्या होता है, वो सुनेगा थोड़ी, सवाल सुनने का नहीं, कहते रहना चाहिए, लगातार कहते रहना होगा, तभी जाके, यदि हंगेरी में लोग ऐसे सोचे होते तो शायद 16 साल बाद सत्ता परिवर्तन नहीं होता। लगातार 16 साल से लोग संघर्ष कर रहे थे, कुकर्मों का पहाड़ बढ़ा रहे थे, बता रहे थे कि क्या क्या हो रहा है देश में। थे अंधभक्त, थे सारे लोग थे, लेकिन एक समय ये चुनाव आयोग भी हाथप्रद होकर के देखता रहेगा। सब कुछ होने के बाद, सब सत्ता पक्ष के गोद में बैठ के काम करने के बाद भी जनता जनार्दन ने जब पलटी मारी तो पता पड़ा सरकार चली गई। और उसके बाद इनका क्या हश्र होगा भगवान जाने, क्योंकि देर है ऊपर वाले के यहाँ, अंधेर नहीं। इन 700 लोगों में कोई भी अनपढ़ कुपढ़ नहीं है। इन 700 लोग वो लोग नहीं है। चुनाव आयोग चुने हुए प्रतिनिधियों को गेट आउट बोलता है। इतना मद उनमें आ गया है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती। यह ऑलरेडी कुकर्म करवाने के पहले उसे एक सुरक्षा कवच भी कानून बना के दिलवाया गया। प्रधानमंत्री बहुत ट्रांसपेरेंसी की बातें करते हैं, बोलते कि मैं पारदर्शिता, ईमानदारी, ये शब्द जब उनके मुंह से आते हैं तो विरोधाभास या विरोधार्थ के शब्द हो जाते हैं। प्रधानमंत्री यदि इतने ही प्रामाणिक थे और इतना ही निष्पक्ष थे तो सर्वोच्च न्यायालय ने दी हुई व्यवस्था क्या बुरी थी कि लीडर ऑफ अपोजिशन प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश। लेकिन इनको डाउट था मुख्य न्यायाधीश इनका आने टाइम लग जाएगा, इसके पहले किसी ने गड़बड़ कर दी तो फिर नया कानून ही ले आए। उस कानून में प्रधानमंत्री और उनके मित्र साथी एक मंत्री रहेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे। 2 और 1 इसके बीच में लड़ाई क्या होती है, जो 2 कहेंगे वही होगा। तो फिर ये नौटंकी का मंचन क्यों? सीधा सीधा अपॉइंट ही करो, क्यों कमेटी बुलाना, क्यों मान करना? क्या कभी ये कानून बनाया कि यदि विपक्ष के नेता ने मना किया तो वो नाम नहीं होगा आगे? नहीं। तो विपक्ष का नेता एक नौटंकी का मंचन है, फॉर्मेलिटी है। राहुल गांधी जाएंगे, बैठेंगे, वो नाम बताएंगे, राहुल गांधी उस पर ऑब्जेक्शन लेंगे, वो हंस के निकल जाएंगे, होगा तो वही, क्योंकि हम गवाह भी हम, न्यायाधीश भी हम, और वकील भी हम, और मुजरिम भी हम, क्या कर लोगे? तो ऐसे जब चुनाव आयोग आप रबर स्टैंप या पार्टी के प्रवक्ता नुमा व्यक्ति को आप बना देंगे तो मोर लॉयल देन द किंग बता रहा है अपने आप को। और चुनाव आयोग पे अंकुश एक ही जगह से हो सकता था, न्यायपालिका से, क्योंकि संविधान का कस्टोडियन है न्यायपालिका, संविधान का रक्षक है। संविधान में यदि अवहेलना होती है और कोई कितना भी आदमी बड़ा हो, यदि संविधान के मूल तत्वों के साथ खिलवाड़ होती है तो फिर चुनाव आयोग पे भी एक्शन होती है। लेकिन उस चुनाव आयोग को भी पता है कि हमसे भी बड़े लॉयल जन द किंग ऊपर बैठे हैं। वो तो कहते हैं कि ऐसी पुरानी पहले से बातें होती आ रही है, इसमें क्या बुरा मानना। चुनाव हारने के बाद धांधलियों को लेके गए थे, बोले चुनाव हारते हो इसलिए आते हो। चुनाव के पहले यदि धांधलियां होती है वो बताने गए तो बोले चुनाव को आपने, ये सुप्रीम कोर्ट को आपने चुनाव का आंकड़ा बना दिया है। तो माए बाप हम आपके पास आए कब? या बाहर बोर्ड ही लगा दे कि विपक्ष दलों को सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइसेस में आना मना है, द अपोजिशन पार्टीज आर नॉट अलाउड। बात ही खत्म। किस समय किस टाइप का न्याय देते हैं और कहते 18 घंटे काम करते हैं। अरे 18 घंटे काम करते और ये धांधलियां हो रही है। 18 घंटे। अरे न्यायपालिका ने तो सुओ मोटो लेना चाहिए। इन 700 लोगों का पत्र जो आया है, इस पत्र का संज्ञान लेते हुए एक पब्लिक लिटिगेशन एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए इस पत्र के रूप में। लेकिन अब तो पब्लिक लिटिगेशन पे भी डंडा घूम रहा है। कहते हैं कि जबरिया आते हैं। अब पब्लिक लिटिगेशन भी खत्म हो जाए तो इसका मतलब सरकार को
नंगा नाच चलने का लाइसेंस दे रहे हैं। खुला खेलो, काहे को भाई पब्लिक लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोई नहीं होता। सरकार की तरफ से गया है ये कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल खत्म करो। ये ऐसी कई चीजें हैं आशीष। इन 700 लोगों ने जो प्रश्न उठाया वो वाजिब है, इसके पहले भी लोग लिखते आ रहे हैं, लेकिन जिसने चश्मा ही सत्ता पक्ष का पहना हो, जिसको तो ये अक्षर भैंस बराबर दिखता होगा, ये 700 लोगों का लिखा हुआ पत्र, कौन सा सेक्शन और कौन सा सब सेक्शन कौन मान रहा है? चुनाव आचार संहिता ये विपक्ष के लिए है, सत्ता पक्ष के लिए थोड़ी है। चुनाव आयोग गाड़ियां भी चेक करता है तो विपक्ष की, सत्ता पक्ष के लिए थोड़ी। तो इस चुनाव आयोग को हमें भी पता है ये पत्र का उत्तर भी नहीं देंगे। अरे जब मुख्यमंत्री जिस जो पार्लियामेंट में तीसरे नंबर का दल है पॉलिटिकल, जब उसके पत्रों का जवाब नहीं दिया जाता, ये लोग तो रिटायर्ड लोग हैं, ये समाज में कुछ गलत होता तो उनका दिल जलता है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। उन लोगों में से है, उन लोगों की आत्मा जलती है कुछ गलत हो रहा है तो एक पत्र लिखते हैं वो। जैसे घर में कोई बुजुर्ग हो और वो बताता है कि अरे भाई तू बेटा तो गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करते। तो लेकिन बेटे को यदि दम्भ हो तो बुजुर्ग की सुनते कहाँ है? मार्गदर्शन मंडल को कभी मार्गदर्शन लिया है क्या? मार्गदर्शन मंडल वाले ही मार्गदर्शन का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे लिए क्या मार्गदर्शन है, अभी हम क्या करें? कौन सुनता है बुजुर्गों की? बुजुर्गों को घर बिठा देते हैं, 70 साल हो गए घर बैठ जाओ। मैं बाबू एक एग्जाम्पल, मैं तथ्यों पर हमेशा चाहता हूं कि दर्शक, इस देश के लोग जिस दिन तथ्यों पर, फैक्ट और लॉजिक, इन दो चीजों पर जिस दिन एक्सरसाइज जिस दिन तथ्यों पे बात, जिस दिन इस देश में तथ्यों पे बात करने लगेंगे, एक दिन नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, एक दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री का एक एक शब्द मुंह से निकलने वाला चैलेंज होगा, तथ्य और लॉजिक। अब भाऊ ने कहा एक बात ना कि बोलना, कौन सुन रहा है नहीं सुन रहा है महत्वपूर्ण नहीं है, आपको रोज बोलना पड़ेगा, रोज बोलना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए ये बातें ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत रॉकेट साइंस बड़ा हो, हमारे जो पूर्वज थे वो अनुभव के आधार पर बहुत कुछ लिख के गए हैं। लिखा है ना कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। लगातार अभ्यास करने से जिसकी मति जड़ होती है वो भी सुजान हो जाता है, वो भी ज्ञानी हो जाता है। और पत्थर की सिल होती है, रस्सी आते जाते रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। रस्सी आते जाते रहती है तो सिल पर, पत्थर की सिल पर जिसमें मसाला पीसते हैं, अब तो नहीं होता, पहले पीसते थे, उस पर निशान पड़ जाता है। तो रोज रोज अगर हम बोलेंगे, रोज हम क्यों कार्यक्रम में करने आते हैं? बहुतों को लगता है हम लोग तो वाकई बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम थोड़ा सा खुद को तो अलग रखते हैं कि एक जिद है हमको, उस जिद में हम बहुत सारा, वो हमारा बहुत सारे लोग हैं उसमें, किसी का नाम लेना ऐसा नहीं, कि वो कहते हैं ये वीडियो ये वाला नहीं करेंगे, इस पर डॉलर नहीं आता। अरे हमारी रोजी रोटी चल रही है, इसको हम कभी ना काटते नहीं है, लेकिन हम नहीं करना है, डॉलर के लिए नहीं करना है। हाँ, यदि यही काम करने होते तो धंधा कर लेते, बिजनेस कर लेते, आता है बिजनेस कर। हाँ, सुबह शाम तक हम कोई विषय से नहीं छोड़ते जो हमको पता होता है नहीं चलेगा। कल झालमुड़ी का हमने किया था भाव ना, हम कहे कि बहुत मजा नहीं आएगा इसमें लोगों को, कि ये धूल लाठी, इस देश के लोग लाठी के आदी है, नहीं देखते, लेकिन हम दिखाएंगे, हमको व्यू नहीं मिलेगा, हमको पता होता। और दर्शकों को शायद नहीं पता हो, भाव से कई बार विषय से पहले कहते हैं कि ये विषय करना जरूरी है। भाव पता है हमको कि लोग देखेंगे नहीं इस देश में, लेकिन ये करना जरूरी है। मैंने कहा आशीष 10 लोग भी देखे, हाँ, इतनी बुरी हालत तो कभी न्यूज लॉन्चर की रही नहीं, हजारों में ही गया है। लेकिन मैं बोल रहा हूं 10 लोग, गिन के 10 लोग भी गए दिखे होंगे, तो मैं हमारी और आशीष जी की जो मेहनत है, हमारे स्टाफ की जो मेहनत है, हम उसको सफल मानेंगे। सफल। मैं एग्जाम्पल भाव दे रहा था, इंदिरा गांधी का निर्वाचन जो रद्द हुआ था, निर्वाचन रद्द हुआ था, 7 आरोप लगाए थे। मैं रिपीट करता हूं क्योंकि जनता जाने, क्योंकि कई बार ये सब पहले चर्चा में जरूर, 7 आरोप लगे थे।
राजनारायण ने केस किया था। 7 में 5 आरोप तो खारिज हो गए थे। जगमोहन लाल सिन्हा ने जो फैसला सुनाया, 2 आरोप कहे सही है। 2 आरोप सही में क्या था? एक आरोप था यशपाल कपूर गजेटेड अफसर थे पीएमओ में, वो एजेंट के रूप में काम किए, पहला। और दूसरा था कि उनके जो चुनाव प्रचार में सरकारी साधनों का इस्तेमाल हुआ था और बाकायदे लिखा था कि बिजली विभाग के कर्मचारी का। मतलब क्या था कि जहां कहीं मंच लगा तो मंच में माइक के लिए वो चाहिए, बिजली चाहिए, तो तार से कहीं से एसडीओ आकर के जुड़वा दिया, एजेई आया जुड़वा दिया। इस टाइप के आरोप थे। और इस देश की अदालत ने, हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया था। अब यहां पाते हैं नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ इस देश में, वहां एक यशपाल कपूर का नाम था। यहाँ पीएमओ में, यहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर के और दूरदर्शन के डीजी तक और चुनाव आयोग तक सबके अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट, अगर लॉजिकल मैं यहीं पे कार्यक्रम में निकाल दूंगा, किसी मुझे वकील की जरूरत नहीं है। मोदी का वो प्रधानमंत्री की स्पीच थी। प्रधानमंत्री की स्पीच बिना प्रधानमंत्री के अफसर, जो पीएमओ के अफसर हैं, उनके और दूरदर्शन सरकारी प्रसारकों के बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं हो सकता। चुनाव आयोग वो प्रसारण 5 मिनट पहले नहीं हुआ था। वो प्रसारण दोपहर में 12 बजे आ गया था कि आज रात 12:30 बजे। चुनाव आयोग चुनाव के दौरान भांग पी के, गांजा फूंक के सो रहा था क्या? उस चुनाव आयोग को नहीं पता चला कि 12 बजे जब आया तो जो पत्थर हिला दूंगा और चुनाव प्रचार ऐसे करवा दूंगा बंगाल में, उसे दिखा नहीं कि रात 8:30 बजे संबोधन करने जा रहे हो। क्या कंटेंट है भाई साहब? प्रधानमंत्री जी बताइए, क्या कंटेंट है आपके संबोधन का? अगर कंटेंट, पहले आप कंटेंट बताइए, नहीं तो संबोधन रोकिए। चुनाव आयोग की हैसियत थी, रीड थी। दूरदर्शन के डीजी से लेकर, वहां एक यशपाल कपूर था, यहाँ इतने सारे अधिकारी हैं, सारा पूरी सरकार इन्वॉल्व है, पहला। पूरी और संसाधन का दुरुपयोग देखिए, ये तो अफसर हो गए। वहां पर बिजली के तार वगैरह माइक से जोड़ दिया गया था कि भूक आवाज चली जाए। यहां पर वो दूरदर्शन, कैमरा, मेकअप मैन, एडिटर, सब कुछ, पूरा सिस्टम दूरदर्शन का, पूरा दूरदर्शन इसने हाईजैक कर लिया। बताइए इसमें क्या सजा होनी चाहिए? मैं तो इस पे आता हूं, लोग तो कहते हैं कंटेंट डिलीट करो, हम तो कहते हैं कंटेंट डिलीट करना छोड़ो, आप लोग भी अपनी मांग बढ़ाओ, सजा दो, लॉजिकों के इसमें साथ। सजा दो, इसमें सजा दो भाई। बताइए आप ये कह रहे हैं कि कंटेंट डिलीट, इस पे और आगे बढ़ना चाहिए भाऊ। इनको इतने पे तो सदस्यता उनकी इंदिरा गांधी गई थी। इनका और इनकी पार्टी, इनकी तो आजीवन चुनाव लड़ने प्रतिबंध लग जाए और भारतीय जनता पार्टी 12 साल के लिए प्रतिबंधित हो जाए कि 12 साल तुम भी नहीं अब रहोगे। जितना सांसदों का उपयोग किया, दुरुपयोग किया, हाँ, दुरुपयोग किया। और चुनावी भाषण था वो टोटल पूरा कंटेंट। हाँ, देखिए उसमें पूरा का पूरा। बताइए, कोई सुनने वाला नहीं है। जब मनोज झा को सुनवा दीजिए, तब हाउस से फाइनल इस विषय पर कि होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। मनोज झा को सुनवा दीजिए। कुछ दल ताकत झोंक रहे हैं जनता की, कुछ लोग संस्थाओं की भी ताकत, कुछ पार्टी झोंक रही हैं। मैं इलेक्शन कमीशन को इस पूरे चुनाव में कहां देखूं, अंपायर की भूमिका में तो देख ही नहीं पा रहा हूं। बहरहाल फिर भी चाहूंगा कि शांत हो, शांति के साथ हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, कागजी नहीं, जमीनी। यही मेरी भावनाएं होंगी। कह रहे अंपायर के रूप में नहीं देख पा रहे। अंपायर के रूप में मनोज झा ऐसी चीज मांग रहे हैं चुनाव आयोग से जो चुनाव आयोग के शब्दकोश में नहीं है। निष्पक्ष, वहां तो सिर्फ पक्षपात पूर्ण है। निष्पक्ष कब रहा चुनाव आयोग? एक बात बता दीजिए, एक जगह बता दीजिए चुनाव आयोग निष्पक्ष रहा हो। पूर्ण रूप से पक्षपात। तो मनोज झा की अपेक्षाएं हैं, संविधान ये करने को कहता है, लोकतंत्र की बेसिक प्रिंसिपल ये कहते हैं
चुनाव आयोग की स्थापना ही इसलिए हो गई थी कि निष्पक्ष चुनाव हो। इसी चुनाव आयोग ने सेशन को भी देखा, जिसने देश के सभी राजनीतिक दलों की हवा टाइट कर रखी थी। और अब हम एक चुनाव आयुक्त ये भी देख रहे हैं कि ये सिर्फ विपक्ष की हवा टाइट नहीं कर रहे हैं, विपक्ष को हरवाने के लिए, सत्ता से उखाड़ने के लिए या घर बिठाने के लिए सत्ता पक्ष से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। The election commission has become a toolkit for the BJP to win the election. टूलकिट बन गया है। लेकिन फिर हंगेरी हमको बताता है कि निरंतर प्रयास करो। याद है ना माझी, अकेले आदमी ने पहाड़ तोड़ा था। निरंतर प्रयास। उसको भी लोग पागल कह रहे थे, हमको भी लोग पागल कहते हैं। कई बार चुनाव के नतीजे आने के बाद लोग कहते हैं अरे छोड़ो ना वानखेड़े जी, अब चले आओ इधर, बहुत हो गया, कुछ नहीं हो रहा आपसे। हम इधर उधर जाने के लिए नहीं है, हम हमारी जगह दृढ़ है, क्योंकि हम संविधान को नतमस्तक करके दिन शुरू करते हैं और दिन भर लोकतंत्र के सिपाही बनकर लड़ते हैं। आप तय कर लो आप किधर हो। हमारी पोजीशन नहीं बदली, चाहे सरकारें बदले। हम आशीष जी की तरफ से भी आपको वादा करते हैं कि हम वही रहेंगे, प्रहरी बनके। क्योंकि सत्ता में परिवर्तन होने से अहंकार नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं। सत्ता परिवर्तन के बाद भी अहंकार आ सकता है। अब तो और खतरा है। जो इन लोगों ने जो दरवाजे खुले हैं, इन लोगों ने जो अलग अलग द्वार खोले हैं, उससे नए लोगों को भी प्रेम हो सकता है। हाँ, तो हमारा तो अनवरत संघर्ष है। विपक्ष का सत्ता में आने के लिए हो सकता है, भाजपा का सत्ता में रहने के लिए हो सकता है, हमारा लोकतंत्र बचाने के लिए। और हमें पूरा विश्वास है कि कोई भी सत्ता में अब आए, 2014 से लेकर 26 तक इतना गंद हो गया है सिस्टम में कि अब वो सिस्टम बनना बहुत मुश्किल हो गया है। हम तो सिस्टम वाले लोग हैं, हमें सिस्टम को सिस्टम ही करवा के रहेंगे, जब तक है लड़ेंगे। आप लोगों का प्यार और साथ तो होता ही है। इसलिए आशीष ने कहा कोई देखे नहीं देखे, 10 लोगों ने भी देखा तो हमें खुशी है, लेकिन ये चीज रिकॉर्ड पे लाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि लोगों को समझ में नहीं आया, लोगों को समझ में आया। 700 लोगों ने लेटर लिखा और 700 में से 700 लोग अरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है, नामचीन लोग हैं। सब अब समझ में आ रहा है। उनमें एक डिस्क्वालिफिकेशन जरूर है, उन 700 में से एक भी एंटायर इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं है, एक कमी हुआ है उनमें बस। चलिए, अब एक बार और देखिए, कुल मिला जुला करके यही कहानी है कि एक बार और ज्ञानेश कुमार का वो विद्रूप चेहरा आप एक बार और देखेंगे। इस चिट्ठी कोई जवाब नहीं आएगा। एक लाइन कहा ना भाव ने कि सेशन का जमाना था कि हवा टाइट कर दिया था सभी पार्टियों। एक ज्ञानेश का जमाना है, विपक्ष की कोई गाड़ी दिख जाए और ड्राइवर चला जाए तो ये छुच्छी खोल करके हवा निकाल देते हैं सबके, पंचर कर दो कहीं प्रचार करने न चला जाए। तो ये गाड़ी, ये विपक्ष की गाड़ी कहते हैं गांव में छुच्छी खोल दिया, हवा निकाल दिया, वो जो वॉल्व होता है, तो ये खोल के जैसे ही देखता है विपक्ष की गाड़ी खड़ी है, तुरंत हवा निकाल दो भैया, ये प्रचार न कर पाओ, मोदी जी प्रचार खाली हो। यही काम है, ये अंतर है सेशन से लेके ज्ञानेश कुमार तक के बीच का अंतर। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आएंगे जो भी अपडेट होगा उसको लेकर आप तक। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।